देखिए, आप इस बात को समझिए कि यमुना में फोम जो बनता है वो क्यों नहीं बनेगा। क्या आपने कोई नई चीज़ लगाई है? क्या आपने हरियाणा से कुछ समझौता किया है? क्या आपने नजफगढ़ से आने वाले नाले को बंद कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए फोम नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर संभव है कि फोम जो बन रहा है उसके ऊपर आप एंटी फोमिंग एजेंट्स का छिड़काव करें और फोम उस समय ना बने, जैसा कि 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने किया। वही केमिकल जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के समय में हम लोग स्प्रे करते थे, डी फोमिंग एजेंट्स, उसको प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये नदी में जहर मिला रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। वही, बिल्कुल वही केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं और अब वही प्रवेश वर्मा का मंत्रालय दिल्ली जल बोर्ड उसको स्प्रे करा रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। तो आप झूठ मत बोलिए। आप ये बोलिए कि हाँ, जैसे अरविंद केजरीवाल फोम हटाने के लिए काम करते थे वही हम भी कर रहे हैं। हम उनको करने नहीं देते थे, वहां हम तमाशा करते थे, ये लोग हमें नहीं तमाशा कर रहे, ये लोग रोक नहीं रहे। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए। इसके अंदर झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहूंगा, रेखा गुप्ता जी चलिए मेरे साथ, चलिए प्रवेश वर्मा, और 1 लीटर पानी पी लीजिए मेरे साथ यमुना का। अगर रेखा गुप्ता कह रही हैं साफ हो गया तो वो पानी पी लें, मैं मान जाऊंगा, कि हाँ यमुना साफ हो गई। देखिए, ये जिस तरह से टेम्परेचर कम होता है, ये जाहिर सी बात है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। और जो विंटर एक्शन प्लान हर साल हमारी सरकार 1 अक्टूबर से पहले लेके आ जाती थी, वो विंटर एक्शन प्लान लाने में भी इन्होंने लेट किया है। और आज सुबह तो आनंद विहार का 407 था AQI। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब मौसम बदलेगा ये AQI वापस उसी तरीके का आएगा, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप देखिए जितना ट्रैफिक जैम इस समय है, इतना ट्रैफिक जैम कभी दिल्ली में नहीं होता था। इनके जो अपने समर्थक हैं वो ट्विटर पे लिख रहे हैं, इनके सेलिब्रिटी सपोर्टर्स लिख रहे हैं। तो उस ट्रैफिक जैम से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है। पटाखे बहुत खुले जो गई थी, मैं देखा सुंदर बाजार गई थी, वहाँ पे देखा कोई लॉ एंड ऑर्डर का लैप्स नहीं लगता आपको इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम एक विंडो तय करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक पटाखे जलेंगे, तो वो विंडो प्रैक्टिकली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप बताइए कैसे करेंगे, किसकी छत पे जाके पुलिस वाला रोकेगा? तो ये विंडोज़ वगैरह तो पूरी की पूरी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और हम मानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरीके की तैयारियां करके रखेगी कि दिल्ली में पोल्यूशन ना बढ़े। सर पीएम बिहार फॉर द इलेक्शंस क्या होता है? देखिए, द प्रायोरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्शंस। देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ एवरीवेयर इन द कंट्री, देयर आर women everywhere in the country, but he is ready to give money, the freaky revdi thing, only in Bihar. Why Bihar? Because there is an election. So it is clearly against the laws of the country. It is clearly, you are basically luring the people to vote for their party, which is unethical. अखिलेश यादव जी, अगर आप उसको रियलिटी में देखें तो जितनी औरतें अनसेफ हैं यूपी में, जितने दलितों के डेथ हुए हैं कस्टडी में, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जातिवादी होने का आरोप तो बहुत लगा है। जिस तरीके से हाथरस के अंदर एक दलित महिला के ऊपर बलात्कार किया गया, हत्या की गई, उनके अपने पार्टी के विधायक उसके अंदर दोषी पाए गए, उसके बाद जो लोग गवाह थे उनकी हत्याएं हुई, और भी कई जगह इस तरीके से जो मर्डर्स, रेप्स सामने आए हैं, उससे ये साफ दिखता है कि वहाँ की सिचुएशन तो अच्छी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, सीएम जो है जम्मू कश्मीर का, कहा है कि हम कभी बीजेपी अलाइन नहीं करेंगे कभी भी फॉर स्टेटहुड। देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हकों के लिए लड़ते थे तो मजाक उड़ाते थे। उनको जब लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने देगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के चरणों में लेटे हुए थे
उन्होंने कहा नहीं, मैं केजरीवाल नहीं बनना चाहता, मैं उमर अब्दुल्ला हूँ। तो अब उमर अब्दुल्ला बन के काम कराएं, वो उनको केजरीवाल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा आरएसएस से कॉशियस रहिए, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी अम्बेडकर थे और एंटी दलित थे। देखिए, आरएसएस का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है, उसमें इनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, गांधी की हत्या से लेकर दलितों के शोषण तक के आरोप इन पे हमेशा लगे हैं। आज़ादी के आंदोलन में इनकी भूमिका के ऊपर बड़े सवाल हमेशा से रहे हैं। देश के झंडे को लेके, देश के संविधान को लेके इन लोगों की निष्ठा के ऊपर भी हमेशा से सवाल रहे हैं। केरल के अंदर आरएसएस की कैंप के अंदर एक 3 साल के बच्चे का यौन शोषण, जो उम्र भर उसका यौन शोषण चला, वो चीज़ भी हम लोगों ने देखी है। एबीवीपी के छात्र नेता लड़कियों को कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाते हुए अभी हमने मध्य प्रदेश में देखे। एबीवीपी की डूसू की चुनी हुई छात्र नेता अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मारती हुई सीसीटीवी में कैद हुई। तो इससे ऐसा लगता है कि आरएसएस की कथनी और करनी के अंदर बहुत फर्क है। और अगर इनके करने को देखा जाए, कथनी को मत देखिए, अगर इनके कर्मों को देखा जाए तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की यूनिटी, देश की एकता के लिए एक बड़ा खतरा है।